अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MGT 211 का लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है। तो उसमें सबसे पहले जॉब एनालिसिस आता है कि आपने जो जॉब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को हायर करना है तो उसका एनालिसिस किया जाता है कि किस किस्म की आपने जॉब्स को देना है। तो उसमें सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन आता है और दूसरे नंबर पे जॉब स्पेसिफिकेशन आता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में एक सिस्टम एवेल्यूएट किया जाता है कि आपने किस किस्म की जो वर्किंग है, कौन से लोगों को हायर करना है, वो कौन सी ड्यूटीज़ होनी चाहिए, उनकी कंडीशंस क्या होनी चाहिए, उनके लिए मटेरियल क्या होना चाहिए और इक्विपमेंट क्या होने चाहिए कि आप अपनी जॉब के लिए उसको अप्लाई करने के लिए लोगों को हायर कर सकें और उसकी परफॉर्मेंस को देख सकें। उसके बाद जॉब स्पेसिफिकेशन को देखा जाता है। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो लोगों को आप हायर कर रहे हैं उनके अंदर स्किल्स कौन सी हैं, उनके अंदर एबिलिटीज़ क्या हैं, उनकी एजुकेशन क्या है और आपको जो रिक्वायर्ड जॉब है उसके लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद है फॉरकास्टिंग HR डिमांड एंड सप्लाई। आपने अपनी डिमांड और सप्लाई को देखते हुए उन लोगों को भर्ती करना है, मकसद हायर करना होता है। तो उसमें सब पॉइंट आ जाता है फॉरकास्टिंग इंटरनल सप्लाई और फॉरकास्टिंग एक्सटर्नल सप्लाई। इंटरनल सप्लाई में कहते हैं द नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉयज हु विल बी इन द फर्म एट सेम फ्यूचर डेट। तो उसमें यह देखा जाता है कि आपकी फर्म के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ की कितनी ज़रूरत है, कितनी तादाद के अंदर लोगों की ज़रूरत है तो जो फ्यूचर में आपके पास काम आ सके। तो उसको कहते हैं इंटरनल सप्लाई। एक्सटर्नल सप्लाई में ये कहते हैं कि वो कितने लोग हैं जो हमें ज़रूरत है, हायर करने पड़ते हैं हमने लेबर के लिए जो कि मार्केट के अंदर काम करें। मकसद उस फर्म से जो आपकी प्रोडक्ट है मार्केट तक ले जाने के लिए या मार्केट के अंदर सेल करने के लिए वहाँ पे जो आपको स्टाफ रखा जाता है वो एक्सटर्नल सप्लाई के अंदर ये चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट चार्ट। इसमें ये देखा जाता है कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन है जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर, तो उसमें मुख्तलिफ स्टाफ की तब्दीली की जाती है। फ़र्ज़ करें एक जैसे बैंकों के अंदर हम देखते हैं कि एक बैंक की कोई भी ब्रांच जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही या वो ग्रो नहीं कर रही, तो कोई हायर और एक्सपीरियंस लोगों को वहाँ पे हायर किया जाता है ताकि वो उस ब्रांच को अच्छे अंदाज में चला सके। तो उसको कहते हैं रिप्लेसमेंट चार्ट। उसके बाद है स्किल इन्वेंटरीज और एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें कहते हैं कि कंप्यूटराइज सिस्टम कंटेन इंफॉर्मेशन इन ईच एम्प्लॉयज एजुकेशन, स्किल, वर्क एक्सपीरियंस एंड कैरियर एस्पिरेशन। तो इसमें यह देखा जाता है कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एजुकेशन क्या है, उनकी स्किल्स क्या हैं, वो वर्क एक्सपीरियंस वगैरह उनका कितना है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मैचिंग HR सप्लाई एंड डिमांड। तो इसमें भी यही देखा जाता है कि आपकी सप्लाई और डिमांड के मुताबिक आपने लोगों को कितने तादाद के अंदर फ्यूचर जो आपकी आने वाले वक्त के अंदर आपको ज़रूरत पड़ेगी उन लेबर की, तो उसकी रिक्रूट किया जाता है, उनको आप हायर करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि रिक्वायरमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज। तो उसमें प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग क्वालिफाइड पर्सन टू अप्लाई फॉर द ओपन जॉब्स। जो आपने जॉब्स ओपन की हैं तो उसमें जो भी क्वालिफाइड लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें एक पॉइंट है इंटरनल रिक्रूटिंग और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल में ये होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिससे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के अंदर कोटा रखा जाता है कि वहाँ के डिपार्टमेंट के अंदर रहने वाले लोग जो पहले हायर शुदा हैं या वर्क कर रहे होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सटर्नल में ये आ जाता है कि आउट ऑफ साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले वर्क नहीं कर रहे होते लेकिन वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते होते हैं, तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटिंग। उसके बाद एडवांटेजेस है। इसमें ये होता है कि एक्सटर्नल जब आप एडवांटेजेस रिक्रूट करते हैं तो उसके फ़ायदे ये होते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की एबिलिटीज़ मौजूद होती हैं। तो वो काफ़ी सारे लोग इस किस्म के आपके मिल जाते हैं, मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन के लोग मिल जाते हैं। पहले हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैचलर या BA या BSc वगैरह के लोग आपको मिले, आउटसाइड से आपको PhD भी मिल सकता है, MPhil भी मिल सकता है। तो मकसद ये है कि आप अगर एक्सटर्नल रिक्रूट करेंगे तो उसका फ़ायदा ये है कि मुख्तलिफ़ टैलेंटेड लोग जो है, मुख्तलिफ़ क्वालिफ़िकेशन के लोग आपको ज़्यादा हायर कर सकते हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो बेसिक गोल ऑफ ऑल इक्वल एम्प्लॉयमेंट
opportunity regulation to protect people from unfair and inappropriate discrimination in the workplace। इसमें ये देखा जाता है कि जो भी आप एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वो सारों के लिए एक जैसी है। उसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें नेशनल ओरिजिन मकसद आप ये भी कह सकते हैं कि एज ए मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अकलियत वाले हैं, जो नॉन मुस्लिम हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो सारे लोग जो भी उस कंट्री के रहायशी हैं वो सारे उस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सोर्स टू फाइंड पीपल, कि उन लोगों को जो आपने हायर करना है उनको ढूंढने के लिए आपने सोर्स कौन कौन से इस्तेमाल करने हैं। तो उसमें पहला है इनफॉर्मल रिसर्च। इसमें ये होता है कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं, आपके तल्लक वाले लोग होते हैं, आप उनके सामने जिक्र करते हैं कि हमें इस किस्म का स्टाफ की ज़रूरत है, तो वहाँ से भी आप लोगों को हायर कर सकते हैं। उसके बाद है जॉब पोस्टिंग। इसमें ये होता है कि आप मुख्तलिफ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की मुख्तलिफ जो जगह होती हैं, जैसे कैफेटेरिया है, शॉप्स है, स्पोर्ट्स फील्ड है, आपके पास नोटिस बोर्ड है, तो वहाँ पे आप अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन वगैरह की जो जॉब एड्स वगैरह वहाँ पे लगा देते हैं या नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि हमें इस किस्म के स्टाफ की ज़रूरत है। तो अगर कोई हमारे साथ काम करना चाहे तो वो भी काम कर सकता है। तो इस तरह भी आप लोगों को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसमें ये होता है कि मुख्तलिफ अदारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोगों को हायर करने के लिए वहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन की जाती है कि वहाँ पे जो स्टूडेंट वर्क कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उसमें जो क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं उनको हम जॉब की अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो वहाँ से भी लोगों को हायर किया जा सकता है। उसके बाद है प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो दिस सोर्स इज़ यूज व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू अपॉइंट पीपल ऑन सीनियर पोस्ट। जब आप बहुत अच्छी पोस्ट पे, जो सीनियर पोस्ट होती हैं, मकसद आपकी मैनेजर होगी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होगी, तो उनके लिए फिर आप मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के सोर्स जो इस्तेमाल करते हैं दूसरे प्रोफेशनल। तो उसमें ये होता है कि रिक्रूटमेंट एजेंसीज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि लोगों को हायर करती हैं, उनके टेस्ट वगैरह लेती हैं। जैसे आपके पास एनटीएस हो गया या पीपीएससी वाले हो गए, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, या इसके फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले। तो ये एजेंसीज क्या करती हैं, वो टेस्ट वगैरह हायर करती हैं और इंटरव्यू वगैरह करती हैं, और लोगों को हायर करके मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को या डिपार्टमेंट्स को वो दे देती हैं। तो ये भी इस तरीके से भी ये काम चल सकता है। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। तो फिर ये हो जाता है कि आप मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए, मल्टीमीडिया के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए या सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप, या प्रिंट मीडिया जिसमें अखबारात में वगैरह में इश्तिहारात दे के भी आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब उसके बाद ये है कि जब हमने ऐड वगैरह दे दिया तो उसके बाद सिलेक्टिंग ह्यूमन सोर्सेज क्या है, उसको सिलेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जिसमें आप अपनी तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो उसको फुलफ़िल करेंगे और एप्लीकेशन को जमा कराएँगे, या उसको सीवी अपनी जमा करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर टेस्ट होता है। तो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। टेस्ट में मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखा जाता है। आपकी अचीवमेंट टेस्ट, मकसद आपकी क्वालिफ़िकेशन को देखा जाता है कि आपके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन है या किस किस्म का नॉलेज है। स्किल्स देखी जाती हैं, स्किल टेस्ट होता है। उसके बाद जनरल नॉलेज टेस्ट वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं जिससे आप उन लोगों को हायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि जब आप टेस्ट ले लेते हैं तो फिर उसके बाद इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं। मुख्तलिफ एनटीएस डिपार्टमेंट जो कंपनीज़ हैं, एजेंसीज़ जिसको हम पहले कह गए हैं, वो क्या करते हैं, पहले टेस्ट लेते हैं। जो टेस्ट में कामयाब लोग हो जाते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन या उनके डिपार्टमेंट के लोग क्या हो करते हैं, उनको इंटरव्यूज़ हायर करते हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में भी देखा जाता है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना है, उनके पास नॉलेज कितना है, उनकी आउटलुक कैसी है। तो उस इंटरव्यू लेने के लिए भी आप मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं उस कैंडिडेट से। तो फिर वहाँ से भी लोगों को हायर किया जा सकता है। उसके अलावा अदर टेक्निक्स हैं। तो उसमें आ जाता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे फ़िज़िकल टेस्ट हो गया, एग्ज़ाम वगैरह हो गया, या मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्दी टेस्ट लिए जाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं ताकि कोई ना कोई उसको कोई ड्रग का मसला या बीमारी वगैरह ना हो। तो वो टेक्निक्स भी इस्तेमाल की जाती हैं। अब उसके बाद है वैलिडेशन। क्या है कि वैलिडेशन वो प्रोसेस है जिसमें ये चेक किया जाता है कि उसकी जो ज़ाहरी सूरत है, ज़ाहरी अपीयरेंस है, वो किस किस्म की है, वो लोगों के साथ किस किस्म की कम्युनिकेट करता है और किस अंदाज से दूसरों से बात करता है और दूसरे लोगों को कन्विंस कितनी जल्दी कर सकता है।
तो इसकी 3 फॉर्म है, तो ये एमसीक्यूज़ के लिए भी अहम है कि ये वैलिडेशन की कितनी फॉर्म है। तो 3 फॉर्म में आएगा, इसका कंटेंट वैलिडिटी है, दूसरा है कॉन्टेक्स्ट वैलिडिटी और तीसरा है फेस वैलिडिटी। कंटेंट में ये देखा जाएगा कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। कॉन्टेक्स्ट में ये देखा जाएगा वो अपनी बातों से दूसरे लोगों को कन्विंस किस अंदाज से कर सकता है। और फेस है कि उसकी अपीयरेंस कैसी है, जिसको आउटलुक कहा जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसकी ड्रेसिंग किस किस्म की है, वो आउटलुक कैसे है, वो अपनी शख्सियत से दूसरों को मुतासर किस अंदाज से कर सकता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।